हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे तो ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। क्या आप इसे एंजॉय कर रहे हैं? इसका उत्तर अगर हाँ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं एपिसोड 7 को, जिसका नाम है पिता। आयशा कोठे पर अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ रत्ना बियर की बोतल पीते हुए आती है। वो अच्छे से नशे में धुंध होती है। वो आयशा को देखकर बोलती है, क्या मिला तुझे भागने की कोशिश करके? क्यों ऐसा किया तूने? मुझे बता नहीं सकती थी? फिर उसको देखकर आयशा बोलती है, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। तू भी मुझे इस बाजार में पैसों के लिए बेचना चाहती थी ना। जिस पर रत्ना हंसने लगती है और बोलती है, फिर बता तुझे यहाँ क्या बोलकर छुपाती थी मैं? आजकल ये बात अक्का को पता ही चल जाती। इससे अच्छा मैंने ही उसे पैसों का लालच देकर मामला ठंडा किया था। तेरा यार आने तक का टाइम तो मिला था ना अपने को, तो तुझे किस बात की जल्दी थी बोल? आयशा बोलती है, मैं क्या करती, फारूक का कॉल नहीं लग रहा था। यहाँ की निगेटिविटी से तंग आ गई थी मैं। कहीं मेरा हाल भी तेरे जैसा न हो जाए, ये सोचकर मैंने भागने का मन बनाया। जिस पर तुरंत रत्ना बोलती है, और लटक गई ना तू। अब पैसों का इंतजाम न होने पर तुझे कौन बचाएगा? वो हमारा अन्ना है ना, वो एकदम कमीना आदमी है। वो पैसे के लिए अपनी बेटी को बेचेगा साला। अब तेरी वजह से मेरी भी लग जाएगी। सब मेरी तरफ चोर की नज़र से देख रहे हैं। तू मेरे को बोलती तो मैं तुझे कैसे भी करके यहाँ से सुमड़े में निकालती थी। जिस पर आयशा बोलती है, अब तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। जिस पर रत्ना दरवाज़ा खोल देती है और बोलती है, जा भाग, दम है तो भाग। फिर आयशा पीछे से बोलती है, इतना तुझे दम है तो क्यों नहीं तू भाग सकती यहाँ से? जिस पर रत्ना हंस के बोलती है, मैं भाग कर जाऊँ कहाँ? फिर वो बताती है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम उस दिन तेरे घर में मुझे जीने को मिला था। पता है, तूने मुझे दारू पिलाया, खाना खिलाया, मेरे साथ डांस किया, तेरे भारी बेड पे भी सुलाया, वो तेरे स्विमिंग पूल में नहाने दिया, तेरा कपड़ा, जूता, परफ्यूम सब दिया। मेरे जैसे प्रोस्टिट्यूट के लिए इतना साला आज तक किसी ने नहीं किया। दिल आ गया रे तेरे पे। मैं एक बात जानती हूँ, तू किसी कांड में फंसी है, पर तूने कुछ गलत नहीं किया है। तुझे अपनी छोटी बहन समझ के मैंने मदद की। फिर आयशा उससे पूछती है, तू यहाँ कैसे आई? जिस पर रत्ना हंसकर बताती है, मैं गांव में मज़े से अपनी लाइफ जी रही थी। झोपड़े में 10 लोग रह लेते थे हम। बाप पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस काम की वजह से उसका दिल और हाथ दोनों पत्थर जैसे ही हो गए थे। जैसे तैसे घर चल रहा था। मुझे मेकअप करके दुल्हन बनने का शौक था। मैं बचपन में हर बारात में जाकर दुल्हन को देखती और फिर दिल खोल के नाचती थी। घर आकर भी दोस्तों के साथ उस बारात का नाटक करती थी और हमेशा मैं ही दुल्हन बनती थी। एक रोज़ मेरे बाप ने मुझे पूछा, मुंबई चलेगी क्या? मैंने भी इस सपनों की नगरी, बड़े शहर, समुंदर के बारे में सुना था। खुश होकर मैं तुरंत रेडी हो गई। घर से निकलते वक्त मैं बहुत खुश थी, पर मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मैं उस वक्त उसका मतलब नहीं समझ पाई। 13 साल की थी मैं। मेरा बाप यहाँ ला के एक अक्का से कुछ बात करके मुझे बोला, बेटा ये अक्का है, तुम इसके पास रुको, मैं एक ज़रूरी काम निपटा के आता हूँ। और वो जो गया वो साला आया ही नहीं। मुझे दुल्हन बनने का शौक था, जो मुझे यहाँ बनाया, मतलब मेकअप, लाली लगाया, और फिर क्या, कस्टमर पे कस्टमर चालू। 2 दिन में मेरा हलवा बना दिया कमीनों ने। एक दिन मेरे पीरियड्स चालू थे, तभी भी अक्का ने मुझे बेड पे सुलाया। एक दिन तो इतने जन के साथ बैठने के बाद जान नहीं थी मेरे बदन में, पर अक्का बोली, ये लास्ट कस्टमर है रे, मैं तुझे मस्त अंडा खिलाएगी, जा अंदर, ऐसा बोलकर मुझे भेज दिया। मैंने भी बेड पर आकर कपड़े ऊपर किए। सामने वाले आदमी के हाथ पत्थर जैसे थे। वो मेरे पैरों को सहला रहा था, पर अचानक वो रुक गया। मैंने उस वजह से आंखें खोली और देखा कि वो मेरा बाप था। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर रोने लगती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पलांडे का एक जूनियर उसे बताता है कि आपका काम करने का तरीका एकदम बढ़िया है। फिर राव साहेब ने फोकट में उस मोकाशी को क्यों लाया? मुझे ये बात बहुत खटक गई। जिस पर पलांडे भी बोलता है, मैं भी वक्त आने पर उस मोकाशी को देख लूँगा। उसके बाद राव साहेब वहाँ आते हैं। उन्हें पलांडे उन्होंने दापोली में पकड़े आदमी से बरामद किया हुआ फ़ोन दिखाते हुए बोलते हैं कि ये फ़ोन उस आदमी को उसके जीजा ने दिया था, जो परेल में रहता है, और हमने उसे पकड़ लिया है।
जब राव साहब उस आदमी को लॉकअप में देखने जाते हैं तब वो बोलता है कि मेरे सर के पास 20 सालों से ड्राइवर का काम कर रहा हूँ, कभी बेईमानी नहीं की, पर उस दिन वो बहुत पीकर टाइट थे। एक जगह रुककर वो गाड़ी से उतरकर फोन पर किसी को गालियां देकर उन्होंने वो फोन वहां पे फेंक दिया। वो इतने टाइट थे कि वो भी गिर गए। मैंने उनको उठाकर गाड़ी में बिठाया और फोन को अपने जेब में रख लिया। अगले दिन उनके पूछने पर भी मैंने बताया कि आपके गुस्से में वो फोन फेंक दिया, पर बाद में मुझे डर लगा, इसलिए वो फोन खुद के पास रखने के बजाय मैंने अपने साले को दिया। प्लीज ये बात मेरे सर को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी जाएगी, मेरा परिवार रास्ते पे आएगा। ये बोलकर वो रोने लगता है। राव साहब पूछते हैं कि कौन है तेरा बॉस? तब वो बताता है बिजनेसमैन जैन। फिर वो उन्हें उसी वक्त टीवी पर एक अवार्ड फंक्शन में उन्हें दिखाता है जिसमें बिजनेसमैन जैन करंट सीएम नाइक इनसे वो अवार्ड ले रहे होते हैं और ये सीन देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि प्रेरणा अपने पिता के साथ गुजरे कुछ पलों को याद करती है, जिसमें वो दोनों प्रेरणा की शादी माने इनके साथ क्यों हो इसके बारे में उसे समझाते हुए दिखते हैं। प्रेरणा को कोई और पसंद होता है, पर अपने राजनीति को स्ट्रांग करने के लिए माने किस तरह से परफेक्ट है ये सयाजी पाटिल अपनी बेटी को समझाते हैं। उधर राव साहब सीएम के बंगले पे जाकर उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करे क्या ऐसा पूछते हैं। डिटेल में वो ये बताते हैं कि जिस फोन से मुझे उस दिन हनी ट्रैप की खबर मिली थी वो फोन आशीष जैन इनका है और आयशा को किस होटल उस दिन जाना था वो मैसेज भी जैन इनके कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले मजदूर के नंबर से गया था। मतलब इन सब में जैन इनका रोल है। आपकी पार्टी उनके वाइफ को आगामी चुनाव में टिकट भी देने वाली है, फिर आपके पार्टी का नाम खराब हो जाएगा। उसके ऊपर सीएम पूछते हैं कि ये सब जानकारी किसने निकाली है, तब वो मोकाशी का नाम लेते हैं। सीएम के सोच विचार करने लगने पर राव साहब तुरंत बोलते हैं, मैंने सब पर्सनली छानबीन भी की है सर। इसके बाद सीएम उन्हें बताते हैं कि जैन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग लगाओ, मैं भी वहां आऊंगा। मुझे इस केस के जड़ तक जाना है, अपराधी कोई भी हो उसे सजा होनी ही चाहिए। अगले सीन में मोकाशी के अड्डे पर रखे आयशा के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है। मोकाशी आयशा के एक्सीडेंट की झूठी खबर बताकर उसके बहन को मुंबई के एक हॉस्पिटल में बुला लेता है। वहां उसे अरेस्ट करके मोकाशी के अड्डे पे लाया जाता है। उससे मोकाशी इंक्वायरी कर रहा होता है। उधर कोठे पे पत्रकार अप्पा को रत्ना और आयशा सब हकीकत बता रहे होते हैं। बातों बातों में अप्पा उसे बताते हैं कि तुम जिस फारूक की बात कर रही हो उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर आयशा शॉक होकर रोने लगती है। तभी रत्ना ये सोचकर हैरान होती है कि अब पैसे कौन देगा, आयशा तो फंसेगी, साथ में मेरे भी 12 बज जाएंगे। इतने में अप्पा उन्हें बोलता है, डरो मत, मैं हमीना और अन्ना को सब समझा दूंगा। वो खाली आयशा से पूछता है कि तुम मीडिया के सामने आकर बयान दोगी? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सिर्फ तुम्हें सच दुनिया के सामने लाने में मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद रत्ना बोलती है, पर तू अक्का को ये सब कब बताएगा? तब अप्पा बोलता है कि कल हमीना का बर्थडे है ना, वो बहुत खुश होगी, तब मैं उससे बात करूंगा। उन तीनों की चल रही बातों को वहां साइड में खड़ा एक टैक्सी ड्राइवर सुन लेता है और पान शॉप में जाकर पान खाने लगता है। दूसरे दिन मोकाशी अपने अड्डे पे अपने बीवी और बेटी की फोटो देखकर आंखों में आंसू के साथ अकेले ही केक काटकर हैप्पी बर्थडे बोल रहा होता है। इसके बाद हमीना के कोठे पे सब लड़कियां उसके बर्थडे पार्टी को दारू पी के एंजॉय कर रहे होते हैं, गाना लगाकर डांस भी कर रहे होते हैं। हमीना भी केक काटकर अपना जन्मदिन मना रही होती है। पत्रकार अप्पा भी वहां होते हैं। इसी बीच मोकाशी वहां गन को हाथ में लेकर नाचते नाचते आता है और आयशा के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ के उसको नाचते नाचते हुए ही वहां से ले जा रहा होता है। ये नज़ारा देखकर वहां के सब लोग डर के ये तमाशा देख रहे होते हैं। रत्ना भी ये सब देखकर उन दोनों के बीच में आने लगती है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड 7 का दी एंड होता है। मिलेंगे कल अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।